दिखेगा। स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। अपने इस विशेष की शुरुआत हम एक ऐसी खबर के साथ करने वाले हैं जिसको सुनकर आप कहेंगे कि मामला तो कुछ है ही नहीं, फिर हंगामा क्यों है बरपा। दरअसल गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे एक बार फिर चर्चा में है। चर्चा की वजह है दुबे जी का ट्वीट कर दुबे जी ने सूबे के मुखिया हेमंत सोरेन पर बगैर सर्किल रेट पर जमीन खरीदने का आरोप लगाया है। साथ ही जनाब ने सबूत के तौर पर कागजात भी पेश कर दिए हैं। लेकिन बेचारे दुबे जी को यह पता ही नहीं है कि जिस मामले को लेकर वो ट्वीट खेल रहे हैं, आरोपी के तौर पर चला रहे हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही खारिज कर दिया है। साथ ही यह भी हिदायत दी है कि अगर इस मामले को भविष्य में फिर से उठाया जाता है तो इसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा। अब दुबे जी को शायद ये पता ही नहीं, तो चलिए हम बता देते हैं अपनी इस रिपोर्ट के जरिए। दुबे जी का ट्वीट आया, आपने सही सुना। एक बार फिर गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे ने अपने ट्वीट से झारखंड की राजनीतिक जगत में हलचल पैदा कर दी है। दरअसल सांसद निशिकांत दुबे ने कल एक ट्वीट किया जिसमें दुबे जी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निशाना साधते हुए जमीन के कुछ कागजात पेश किए और सोरेन परिवार पर चास बोकारो धनबाद में लाखों रुपए की जमीन बगैर सर्किल रेट के खरीदने का आरोप लगाया। साथ ही सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का तंज भी मारा। यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो निशिकांत बाबू के लिए ठीक नहीं। दरअसल जिस जमीन की बात निशिकांत दुबे कर रहे हैं उसकी कहानी कुछ और ही है। केस नंबर WP42/18/2013 22 नवंबर 2013 स्वर्गीय दीवान इंद्रनील सिन्हा ने हाईकोर्ट में PIL दाखिल किया। हाईकोर्ट में इंद्रनील सिन्हा के PIL को खारिज कर दिया। PIL खारिज करने के साथ ही कोर्ट ने 50,000 का जुर्माना भी लगाया। SLP नंबर 4886 सेक्शन 2014। स्वर्गीय दीवान इंद्रनील सिन्हा सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को खारिज करते हुए कहा, शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन पर कोई केस नहीं बनता। सुप्रीम कोर्ट ने स्वर्गीय दीवान इंद्रनील सिन्हा पर लगाए गए जुर्माने की राशि को माफ कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दी कि भविष्य में अगर मामले को फिर से उठाया गया तो कोर्ट की अवहेलना माना जाएगा। निशिकांत जी थोड़ा पिछड़ सा गए। विगत 5 वर्षों में इन्हीं जमीनों को लेकर भारतीय जनता पार्टी, हमको लगता है कि मुख्यमंत्री के साथ साथ उनके पार्टी के नेतागण लगभग 50 पीसी किए होंगे और 50 बार बोले हैं कि हम जांच करवाएंगे। तो इस पर तो निशिकांत जी को थोड़ा पीछे कर दिए और यही जांच करवाने के नाम पर रघुवर जी जब पीसी करते थे तो उनका हश्र क्या हुआ, वही हश्र दुबे जी का भी होने जा रहा है। तो अब क्लियर है कि इस मामले में सोरेन परिवार के किसी भी सदस्य पर कोई केस नहीं बनता। इस जमीन की असली कहानी ना जेएमएम नेताओं को मालूम, ना ही बीजेपी को। कोई नेता इस पर कुछ बोलना नहीं चाहता। ट्वीट आ गया, ट्वीट के बाद उसका खंडन भी हो गया। अब असल सवाल अब भी बाकी है, वो ये है कि कोर्ट की अवमानना को लेकर निशिकांत दुबे पर कोई केस होगा, ये एक बड़ा सवाल है। न्यूज 11 भारत के लिए राकेश की रिपोर्ट। तो मामला आपने समझ लिया है, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया। दोनों ही अदालतों ने इसे खारिज कर दिया, जुर्माना भी लगाया गया। साथ ही साथ हिदायत भी दी गई कि अगर भविष्य में इस मामले को दोबारा उठाया जाता है तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तमाम लोग जानते हैं कि कितना बड़ा इसका अपराध माना जाता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। इस पूरे मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य जुड़ रहे हैं और हमारे साथ स्टूडियो से बीजेपी प्रदेश के प्रवक्ता अमित कुमार जुड़ रहे हैं। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और राजेश ठाकुर भी हमारे साथ जुड़ेंगे जो प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष हैं कांग्रेस के,
और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम स्टूडियो का रुख करेंगे जहां अमित जी हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता है वो जुड़े हुए हैं। अमित जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 11 भारत में। जो सबसे पहली बात है कि पूर्व की जो सरकार थी उसमें जिस तरह से लगातार हेमंत सोरेन और उनके परिवार के खिलाफ दस्तावेज दिखाकर आरोप लगा गए, सीएनटी एसपीटी एक्ट उल्लंघन मामले, तमाम तरह के मामलों को 50 से ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है उस मामले को लेकर। बावजूद इसके कोर्ट में मामला गया, आपने रिपोर्ट में भी देखा, आपको जानकारी भी होगी कि हाई कोर्ट ने भी खारिज कर दिया था पीआईएल। उसके बाद ये ट्विटर का खेल क्यों, ये ट्वीट पर खेल क्यों? नहीं, ये मामला आज भी जीवित है। हम इसको ये नहीं कह सकते कि कोर्ट में चला गया तो ये मामला शांत हो गया है। सीएनटी एसपीटी एक्ट क्या कहता है कि कोई आदिवासी परिवार जिले के बाहर जाके जमीन नहीं ले सकता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के परिवार ने पूरे प्रदेश में आदिवासियों को लुभाकर, आदिवासियों के बीच जाकर उन्होंने जमीन को खरीदने का काम किया। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और यही चीज़ जेएमएम के लोग भी लगातार कहते हैं कि आदिवासी ज़मीन का खरीद बिक्री नहीं होना चाहिए, आदिवासी ज़मीन किसी को नहीं, सीएनटी एसपीटी एक्ट मजबूती से लागू होना चाहिए। और हम तो इसी बात को उठा रहे हैं कि जब मजबूती से लागू होना चाहिए तो सोरेन परिवार ने ये जमीन कहाँ से खरीदा, इसके बारे में बता दे। तो आपने आज सोराई भवन का मामला आता है, कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आज सोराई भवन का मामला आता है तो सोराई भवन का जमीन किसके नाम पर था, उसको किसने खरीदा, ये बता दे। तो ये सब चीज है जो सरकार को बताना चाहिए, जो सरकार नहीं बता रही है, जो आपकी सरकार नहीं बता पाई, जो मेरी सरकार नहीं, मेरी सरकार ने तो बार बार यही कहा, बार बार पूछा। और आप ही कह रहे हैं कि कितना पीआईएल हुआ, और हम उस पीआईएल का जवाब भी देने के लिए तैयार हैं। खारिज हुआ, खारिज स्वर्गीय दीवान इंद्रनील सिन्हा ने जो पीआईएल किया तो खारिज कर दिया गया, जुर्माना भी उन्हें लगाया गया। आज फिर वही मुद्दा उठ रहा है कि आपने जमीन एसपीटी, सीएनटी और एसपीटी एक्ट का उल्लंघन करते हुए क्यों खरीदा। और यही मामला आज भी है। और ये परिवार को बताना चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के परिवार को बताना चाहिए कि इन्होंने क्यों खरीदा, किसके नाम से खरीदा, किससे लिया, ये जानकारी बच्चों को मांग रहे हैं। चलिए, सरकार के लोग भी हमारे साथ है, सुप्रियो भट्टाचार्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो केंद्रीय महासचिव है, उनका रुख करेंगे। सुप्रियो जी, पहले तो स्वागत है आपका न्यूज़ 11 भारत में। सुप्रियो जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुप्रियो जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 11 भारत में। धन्यवाद आपको। सुप्रियो जी, सवाल आपसे यह है कि बीजेपी के जो प्रदेश प्रवक्ता अमित कुमार जी हमारे साथ स्टूडियो से जुड़े हुए हैं, वो सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, उस सरकार से सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि इनकी पहली सरकार थी और उस सरकार में जवाब नहीं मिला, सिर्फ आरोप लगे। 50 से ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस इसको लेकर किए गए और सिर्फ आरोप लगे। सवाल वही का वही रहा। फिर वो सवाल झारखंड की सियासत में उठ रहा है जिसको हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने तक खारिज कर दिया है। देखिए शारिफ जी, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मुझे नहीं मालूम ये अमित जी कहाँ से किस तरह की सूचना लेकर आए। थोड़ा इनको याद दिलवा दे, क्योंकि ये शायद अभी पहली बार ही शायद प्रवक्ता बने होंगे। पिछले सरकार ने इन तमाम ज़मीन, जो कथित ज़मीन है, उस पर एक एसआईटी का गठन किया था कि सीएनटी एसपीटी एक्ट का उल्लंघन पूरे राज्य में कितने लोगों ने किया। वो देवाशीष गुप्ता कमेटी की रिपोर्ट है कहाँ, नंबर 1। और वो रिपोर्ट आज तक जो 5 साल तक रही रघुवर सरकार, उसने उस पर। सुप्रियो जी, एक महत्वपूर्ण जानकारी है, वो जानकारी भी आपके साथ साझा कर दें और बीजेपी के जो प्रदेश प्रवक्ता हमारे साथ स्टूडियो में उनको भी बता दें कि स्वर्गीय दीवान इंद्रनील सिन्हा की पीआईएल को खारिज करते हुए जुर्माना लगाया था कोर्ट ने, और रमेश कुमार राही भी इस मामले को लेकर कोर्ट में गए थे। उनकी याचिका को भी खारिज किया गया था, 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था। यानी 2 पीआईएल हुए थे, 2 मामले कोर्ट के दहलीज तक पहुंचे थे, दोनों को कोर्ट ने खारिज किया था और दोनों ही जो याचिका करता थे उन्हें जुर्माना भी लगाया गया था। सुप्रियो जी, मैं आ रहा हूं, मैं उसी पे आ रहा हूं। ये दीवान इंद्रनील सिन्हा जी का, स्वर्गीय दीवान इंद्रनील सिन्हा जी के पहले का घटना है ये।
जी, मैं जी। इसलिए इससे शुरू किया हूँ। हाँ, निजी को सुप्रियो जी, जानकारी दे देना तो मेरा भी सुप्रियो जी, फर्ज एक बनता है ना। सवाल जो था उसको सवाल पूरा मुकम्मल सवाल लेकर हम आते हैं, क्योंकि एक नया इनपुट हमारे पास आया है। तो ये बीजेपी के जो प्रदेश प्रवक्ता, उन्हीं से ये सवाल ले लेते हैं। रमेश कुमार राही, अभी स्वर्गीय इंद्रनील सिन्हा की हमने बात आपको बताई अमित जी, और रमेश कुमार राही के भी पीआईएल को खारिज करते हुए 50,000 रुपए का जुर्माना कोर्ट ने लगाया था इस मामले को लेकर। नहीं, इसके बारे में अभी आपके माध्यम से हमको जानकारी हो रहा है क्यों लगाया गया था, किस तरह का पीआईएल किया गया था, इसके बारे में मुझे पूरी डिटेल जानकारी नहीं है। हम आपके माध्यम से देखना चाहेंगे कि उस पीआईएल में क्या क्या था, उस पर क्यों लगाया गया जो आरोप आप लगा रहे हैं, लेकिन जो लोग, एक चीज जो बीजेपी आरोप लगा रही है, अभी एक छोटा सा, अभी हमसे बहुत पुराने और बहुत वरिष्ठ सुप्रियो भट्टाचार्य जी हैं, हम शायद अभी नया नया आए हैं तो उनसे सीखने का अवसर हमको मिलेगा। लेकिन उन्होंने एक बात अभी कोट किया कि देवाशीष सिन्हा की ये में कमेटी बनाई गई थी। अरे भाई साहब, कमेटी बनाई गई थी तो आज तो आपका ही सरकार है, आप क्यों नहीं रिपोर्ट को आप सार्वजनिक करते हैं? आप क्यों नहीं लोगों को बताते हैं कि किस व्यक्ति ने उल्लंघन किया, किस व्यक्ति ने नहीं किया? तो आज सरकार आपकी है। ये तो उसी तरह का बात हो गया कि कांग्रेस लगातार सीधे प्रधानमंत्री से बात करना चाहती है, सीधे प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखती है कि क्यों यहाँ पर स्कूल का यदि व्यवस्था ये है, अनाज की व्यवस्था है, तो माननीय मुख्यमंत्री से नहीं बात होता है, यहाँ सीधे पूछा जाता है। सवाल तो वही ना अमित जी कि आपकी सरकार जब थी, आपने सिर्फ आरोप लगाया, आपने क्यों नहीं लगातार जेएमएम की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होकर इसकी जांच कराने की मांग की थी? वही भाई साहब, मैं वही बात बार बार बोल रहा हूँ कि आज हमारी सरकार तो नहीं है। नहीं थी तो आपने क्यों नहीं किया? आपकी सरकार है, आप उसको सार्वजनिक कर दीजिए। जब सरकार थी, आप आरोप लगा रहे थे, उसकी जांच क्यों नहीं हुई? जब इतना गंभीर आरोप आप बता रहे तो उसकी जांच क्यों नहीं हुई? सब चीज की जांच हुई है, सब चीज सरकार के नॉलेज में है, और ये सरकार जेएमएम और कांग्रेस सरकार के भी नॉलेज में है। ये लोग उस चीज को सार्वजनिक नहीं करना चाहते। सुप्रियो जी, सवाल ये है कि पूर्व की सरकार में आरोप लगाए गए आप लोगों पर, शिबू सोरेन पर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर, मगर उसकी जांच आप करेंगे। आरोप पूर्व की सरकार ने लगाई और उसकी जांच आपको करने की सलाह है। अमित जी को मैं बता रहा हूँ, मैं पूरी मेरी बात हुई नहीं। जी जी हाँ। वो देवाशीष गुप्ता कमेटी की रिपोर्ट, आप में इतनी हिम्मत नहीं थी कि आपको हम लोग, आप जब आपके माननीय मुख्यमंत्री और प्रदेश के अन्य नेता जब इन बातों को लेकर उठते थे, उसी दिन हम लोग कहते थे कि ईडी, सीबीआई, आईटी सब आपके हाथ में, आप जांच करवा लीजिए। आप किए नहीं। और हाँ अमित जी, आपको आश्वस्त कर रहे हैं, जो एसआईटी बनी थी ना, उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक होगी। और उसके बाद ये मत कहिएगा कि पूर्वाग्रह से सरकार काम कर रही है। खाली उसका नहीं, बहुत सारे, खाली भू राजस्व का नहीं, बहुत सारे घोटाले हैं, सबकी जांच अब होगी। और उस समय आपको सबसे सुरक्षित जगह में अपने नेताओं से मिलने जाना पड़ेगा। इसके लिए तैयार रहिएगा मानसिक तौर पर। अब आइए मुद्दे पर। माननीय सुप्रियो भैया, आप देखिए, बीच में नहीं जी सुप्रियो, आप कंप्लीट अमित जी, आप कंप्लीट कीजिए, आप कंप्लीट कीजिए, उनकी बात सुनिए। अमित जी, वो आपका जवाब, आप ही का जवाब दे रहे हैं, आप कंप्लीट करिए। आप धमकी भरे लहजे में हमारे नेताओं के बारे में बोल रहे हैं, और ये धमकी भरा लहजा है। आपको बोल रहे हैं, यही लहजा माननीय मुख्यमंत्री जी का है। जी, आपकी बात को, आपके सवाल को जवाब दे रहे हैं, और यही लहजा आपका भी है। अमित जी, आप ही के सवाल का जवाब दे रहे हैं। सुप्रियो जी, आप कंप्लीट करें। जी, नहीं बोल रहा था, ये राजनीतिक शिष्टता सीख के आइए। जी सुप्रियो जी, आप कंप्लीट करें। जब बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा था। लेकिन दादा, हम धमकी भरा लहजा में नहीं बोलते हैं, आपके तरह धमकी भरा लहजा में नहीं बात कर रहे हैं। हमारे नेता हमारे मार्गदर्शक हैं, हमारे नेता हमारे लिए अभिभावक हैं, हम उनके बारे में धमकी भरा लहजा आपसे नहीं सुन पाएंगे। हाँ, इसीलिए उनसे मिलने जाना पड़ेगा आपको। समय बताएगा सुप्रियो जी की कौन मिलने जाएगा और कौन नहीं जाएगा। जी, मुझे मालूम है कौन मिलने जाएगा। सुप्रियो जी, मैं मुद्दे पर आना चाहता हूँ। मैं मुद्दे पर आना चाहता हूँ। देखिए, मुद्दा क्या था कि निशिकांत जी ने क्यों ये सब बातें की। अब इसके पीछे का उनका जो अंदर का जो अभी जो उद्वेग में वो चल रहे हैं, क्योंकि इस तरह से वो घिर चुके हैं।
और कानूनी रूप से इस तरह से पहली बार कोई झारखंड का इतना वरिष्ठ सांसद जो पढ़ा लिखा हो, जिनके पास में बहुत सारी अनुभवें हो, उनके द्वारा जिस प्रकार से गलत काम किए गए, इसलिए अब वो परेशान हो गए। और उनके पास है तो अब कुछ नहीं। हम लोगों ने कहा, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया था, हमने कहा कि उसकी जांच करवा लो, आपके पास में अथॉरिटी है, आप आरोप क्यों लगाते हो? आपके पास सेंट्रल एजेंसी है, आप उसकी जांच करवा लो। देखिए, मैं एक आपको छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। आज ही का ये डेवलपमेंट है, एसओजी का गुजरात में एक टेप रिलीज होता है, उसमें गजेंद्र जी शेखावत जी का नाम आता है। उन्होंने कहा कि इसकी आप कहीं से भी जांच करवा लीजिए, इसमें मैं नहीं हूं। आज जब उनके पास नोटिस पहुंचती है, तब वो कहते हैं कि नहीं, ये पूरे मामला आया कहां से, पहले उसकी जांच करवाओ। वो अपना वॉइस टेस्ट देने के लिए अब तैयार नहीं है। ये है भारतीय जनता पार्टी के लोगों का चेहरा, क्योंकि ये लोग जब जब पकड़े जाते हैं, तो आज बड़ा मजेदार एक किस्सा आ गया पूरे गुजरात प्रकरण का। जब एसओजी जांच कर रहा है, तो भाजपा के नेता बोल रहे हैं इसका सीबीआई से जांच करो, क्योंकि सीबीआई उनके पास है राजस्थान में। तो उस पे कह रहे हैं कि इस पे सीबीआई जांच करवाओ, क्योंकि सीबीआई तो मेरे पास है। अरे भाई, आपके पास सीबीआई है तो आप करवाइए ना जांच। ईडी आपके पास है, जांच करवाइए ना, आईटी से जांच करवा लीजिए। बोलते रहते क्यों? किसको धमकी देते हैं, किसका बाधाधवन करना चाहते हैं? जनता इससे अब बर्दाश्त करने वाली नहीं है। अब जनता को समझ में आ गया है, अब सारे चिट्ठे धीरे धीरे खोलेंगे। और इस तरह से कोई सांसद यदि गैर जिम्मेदाराना ट्वीट करता है, उनको भी पुनर्विचार करना चाहिए। जी, जाहिर तौर पर हमारे साथ राजेश ठाकुर भी जुड़े हुए हैं, प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष है। राजेश जी, स्वागत है आपका न्यूजीलैंड भारत में। राजेश जी, सवाल आपसे यह है कि जिस तरह से जो ट्वीट किया है निशिकांत दुबे ने, और उसके बाद एक गैर जिम्मेदाराना एक्ट दिखा, क्योंकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का यह मामला बनता, कोर्ट ने सीधे कहा था खारिज करते हुए कि इस तरह के मामले दोबारा नहीं आने चाहिए। तो क्या माना जाए कि जिस तरह से उनकी पत्नी के खिलाफ मामले उभर कर सामने आ रहे हैं, उसको डाइवर्ट करने के लिए इस तरह के ट्वीट किए गए हैं? और ये वही निशिकांत दुबे, आपने वो वीडियो देखा होगा कि जनता ने सड़क की डिमांड की थी, तो कहा कि मुख्यमंत्री से और जो विधायक है दीपिका पांडे, उनसे बात कीजिए, मेरा कुछ लेना देना नहीं है। राजेश जी, निशिकांत दुबे जी की जो हालत है निश्चित रूप से बहुत चिंतनीय है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। आपने देखा होगा पहली बार जब उनकी पत्नी का मामला आया था, अनामिका गौतम जी का, तो उन्होंने पहले ये पल्ला झाड़ लिया था कि वो अनामिका गौतम जी से पूछिए, मुझसे मत पूछिए। जी, जी। ऐसे संकट के समय में जो व्यक्ति अपनी पत्नी का साथ छोड़ दे, उससे आप ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बाद में अनामिका गौतम जी ने वो 7 फेरों का वास्ता याद दिलाया होगा और पता नहीं क्या क्या बातें याद दिलाई होगी, तो उनको बाद में लगा कि पत्नी के बचाव में हमें आगे आना चाहिए, और इस तरह जो है वो अब आगे आ गए हैं। तो आगे आने के क्रम में वो ये भूल जा रहे हैं कि वो जो बातें कह रहे हैं कि सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, कौन सैया कौन कोतवाल, ये तो बताना पड़ेगा, स्पष्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी उनकी बेगम साहिबा का मामला है, और ऐसे में सैया निशिकांत दुबे जी हैं, तो कोतवाल कौन हो सकता है? तो हमें लगता है कि वो काफी परेशानी में है, और परेशानी में इस तरह की बातें होती है, कोई अचरज की बात नहीं है। ट्विटर के माध्यम से वो लड़ाई लड़ना चाहते हैं। तो अब देखिए, जो मामला कोर्ट में गया, उस पर 50,000 रुपए उनको फाइन किया गया, जिस व्यक्ति ने भी किया था, वो अब नहीं रहे। और उसके बाद उस मामले को लाकर के, क्योंकि अध्ययन नहीं है इनका, अगर अध्ययन होता तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक घोषणा की थी 18 नवंबर 2016 में, नोटबंदी के समय। उन्होंने कहा था कि 2 लाख रुपए से ज्यादा कोई व्यक्ति अपने पास कैश इन हैंड नहीं रख सकता है, और ऐसे में उन्होंने 3 करोड़ रुपया नगद देनदारी करके जमीन खरीदवाने का काम किया है। वो उनकी पत्नी ने खरीदने का काम किया है, लेकिन
अब वो पल्ला झाड़ सकते हैं, लेकिन हम लोग राजनीतिक और धार्मिक व्यक्ति हैं। अगर कोई पत्नी संकट में आएगी तो हम पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं। और खास करके जो हम लोग जिस रीति रिवाज और 7 फेरों में विश्वास रखते हैं, अब वो किस तरह से वो पहली बार बयान दे दिए थे मुझे पता नहीं, लेकिन दुखद है। अभी ऐसे समय में उनको साथ खड़ा रहना चाहिए। जी, और पर हमारा भी यही सवाल है। राजेश जी, मामला नहीं है सिर्फ ये राजस्व के नुकसान का भी मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया था, हाई कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया था, सुप्रीम कोर्ट ने जुर्माना हटा दिया था, मगर इस बात की हिदायत दी थी कि ये मामला दोबारा ना उठाया जाए। एक मिनट सर, बार बार आप एक जुर्माना का जिक्र कर रहे हैं, तो उसके पास बार पहुंच जाता है, तो वो व्यक्ति भी जी वो व्यक्ति भी इस तरह की हरकत करने लगता है जैसे मानो वो एक इतना बड़ा नेता है। वो हम लोग उनका बड़ा सम्मान करते हैं, आदरणीय निशिकांत दुबे जी का, और वो इस तरह की हरकत करे, हाँ चिरकुट के आधार पर चिरकुट जैसी बात करे, तो ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। आदरणीय सांसद महोदय का हम लोग बहुत सम्मान करते हैं, और आदरणीय सांसद महोदय अपने खूबियों के लिए जाने जाते हैं। उनके ट्वीट को बड़ी गंभीरता से लोग लेते थे, लेकिन इधर पता नहीं क्यों 15 दिनों से जो कभी वो सड़क के मामले बोलते हैं, आदरणीय बहन दीपिका पांडे जी के बारे में जिस तरह से उन्होंने बातें कही, अरे 6 महीना पहले वो चुन के आई, सड़क आप बनवाते थे, आपके मंत्री और आपके विधायक बनवाते थे, और सवाल आप उनसे पूछने वो कहते हो। आप सड़क से आते नहीं, आप हवाई मार्ग से आते हैं। आप जरा बताएंगे कि किसके पैसे से आप हवाई जहाज से वहां उतर रहे थे? ब्यौरा तो आपको देना चाहिए। आप उस दिन, और वो भी आम जनता के सवालों पर। राजेश जी, जहाज से आए थे। महत्वपूर्ण ये कि आम जनता के सवालों पर आम जनता अपनी परेशानी बता रही है, और उसको इस तरह से जवाब देना नहीं। इस तरह से देखिए, वो देखिए, हकीकत है कि वो जरूर सांसद हैं हमारे, ठीक है, लेकिन जनता के जो सवाल हैं उससे उनका मतलब नहीं होता है। अगर जो जनता के सवाल को वही व्यक्ति समझ सकता है जो सड़क के मार्ग के द्वारा वहां अपने जनता के बीच जाए, जो हवाई जहाज से जाएगा वो कितनी से बातें समझ पाएगा, जनता के दर्द से रूबरू हो पाएगा। एक तरफा हो रहा है। सुप्रियो जी बहुत देर से कुछ बोलना चाह रहे हैं, तुरंत लौटेंगे आप पे। सुप्रियो जी, अमित जी लौटेंगे, आप तुरंत लौटेंगे आपके पास। सुप्रियो जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, ऐड करना चाह रहे हैं। मेरा बात सुन लीजिए, आपके पास आ रहे हैं, तुरंत आ रहे हैं भाई साहब, वही बोल रहे ना, एक तरफा हो रहा है। एक तरफा नहीं, हम आपके पास आ रहे हैं। सुप्रियो जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। सुप्रियो जी, राजेश ठाकुर जी ने जो बात कही है उनका हम सम्मान करते हैं, वरिष्ठ नेता है, लेकिन जो भाषा का प्रयोग हमारे सांसद के लिए किया है वो अशोभनीय है। और इनको शायद ये नहीं मालूम है कि निशिकांत दुबे क्या चीज़ है। निशिकांत दुबे वो चीज़ है जो अपने क्षेत्र में यदि सबसे ज़्यादा विकास किसी ने किया है तो वो माननीय निशिकांत दुबे ने किया है। और शायद आप भी छुपकर, भले कांग्रेसी होंगे लेकिन छुपकर ये बात जरूर स्वीकार करते होंगे कि सबसे ज़्यादा विकास यदि किसी ने अपने क्षेत्र में किया है तो वो निशिकांत दुबे हो, चाहे एम्स बनाने का हो, चाहे बंदरगाह बनाने का हो, चाहे जो अभी गंगा पुल पास हुआ उसके समय में हो, और उनके क्षेत्र में सड़कों का जाल 25 सड़क ऐसा है जिसका नाम हम अभी बता सकते हैं। चलिए हम इत्तेफाक रखते हैं अमित जी, हम आपकी बात से इत्तेफाक रखते हैं, और हम आपकी बात से इत्तेफाक रख रहे हैं अमित जी। यही नहीं है, बहुत काम किया, मगर पिछले दिनों जिस तरह से जनता के सवालों पर उन्होंने बयान दिया, अमित जी, अगर आप सवाल नहीं सुनिएगा तो चर्चा का फिर कोई औचित्य नहीं रहेगा। अमित जी आपकी बात से हम इत्तेफाक रखते हैं कि निशिकांत दुबे ने बहुत काम किए हैं, ठीक है, मगर जिस तरह से पिछले दिनों जो जनता से उन्होंने जिस तरह से बात किया, जनता अपनी पीड़ा सड़क की मांग को लेकर उनसे सवाल कर रही थी, और उन्होंने मुख्यमंत्री और दीपिका पांडे जो विधायक है स्थानीय, उनके पास जाने का ये किस तरह से जस्टिफाई करते हैं आप? बार बार पीआईएल का जिक्र किया कि 50,000 रुपया जुर्माना लग गया, 1 लाख रुपया जुर्माना लग गया। वो पीआईएल देखने का चीज है कि उस पीआईएल में क्या हुआ था, और फिर पीआईएल होगा, फिर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पीआईएल करेगा, पूछेगा कि सोराई भवन बिरसा मुंडा कौन है और सोराई भवन क्या है। अमित जी सुनने के आज मूड में नजर नहीं आ रहे। सुप्रियो जी आप बहुत देर से आप कुछ कहना चाह रहे हैं जी। नहीं, मैं कुछ बातें शेयर कर दूं। देखिए मैं इस तरह से बस तो करता नहीं हूँ, कुछ बातें शेयर कर दूं राजेश दा को जानकारी के लिए। वो ऑनलाइन एंटरटेनमेंट जो है उनकी पत्नी का, वो 2 लोगों का फर्म है। एक अनामिका गौतम जी है, एक डॉक्टर निशिकांत दुबे जी, 2 ही जन का फर्म है वो जी। और दूसरा, जिस दिन वो सड़क मार्ग से जा रहे थे, किस हवाई जहाज से आते हैं, वो तो मामला दूसरा है। आप लोग क्लिपिंग चला लीजिएगा,
वो खुद ड्राइव कर रहे थे और उनका सीट बेल्ट लगा हुआ नहीं था। और जो शेर वगैरह का बात कर रहे हैं ना, बहुत कुछ है। देखिए अमित जी, हम लोग बोलना नहीं चाहते हैं, लोगों पे व्यक्तिगत आक्रमण करने का हम लोगों का संस्कार नहीं है, लेकिन यदि उनका काम यदि आप देख लीजिएगा या जानते होंगे तो फिर उस पे पूरे ये समाज में क्या मैसेज जाएगा। यदि उस पे हम लोगों का टीका टिप्पणी हो जाए तो आप कहीं कहीं नहीं रह पाओगे। नहीं इसलिए ये सब चीज मत आप, करवाइए। आप वही तो बोल रहे हैं, सुप्रियो बार बार धमकी के लहजा में बात कर रहे हैं। आप क्यों नहीं सार्वजनिक कर रहे हैं? अरे क्यों नहीं बता रहे हैं? आप देवाशीष गुप्ता का नाम लेते हैं और बोलते हैं हम सार्वजनिक नहीं करेंगे। अच्छा, आप सुप्रियो जी, और का नाम अमित लेते जी हैं, जानना बोलते चाह हैं रहे हैं, सार्वजनिक अमित जी जानना चाह रहे हैं कि उस पीआईएल में क्या था। राजीव कुमार अधिवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अमित जी के सवाल का भी जवाब हम उन्हें दे देते हैं। राजीव जी, स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। राजीव जी, जिस तरह से जो चर्चा हो रही है, अमित जी जो प्रदेश प्रवक्ता है बीजेपी के, वो जानना चाह रहे हैं कि क्या था उस पीआईएल में जिसे रिजेक्ट किया गया हाईकोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से भी। देखिए, पीआईएल में था कि डिस्प्रपोर्शनेट एसेट्स का केस जो है सोरेन फैमिली पे बनता है कि नहीं जी, इस पर लेकर के ऑनरेबल हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, ये कहते हुए कि ये नहीं बनता है। और उसके बाद से हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट के सामने सफिशिएंट एविडेंस नहीं था, इसी के लिए हाई कोर्ट ने सही तरीके से रिजेक्ट कर दिया और 50,000 रुपया जो बॉस हुआ था प्रार्थी को, उसको हटा दिया। लेकिन एक चीज और है, हेलो जी जी राजीव जी, देखिए अभी तो कोई बोल रहा है, इसी के लिए हमने जी आपको सुन पा रहे हैं। राजीव जी बोलिए आप। देखिए ऐसा है ना कि आज के दिन में अभी जो आप लोग डिस्कस कर रहे हैं दुबे जी के ट्वीट पे जी, तो वो सारा मैंने प्लॉट नंबर के बारे में वेरीफाई किया जी, वो सारे प्लॉट नंबर का जिक्र पहले ही मेरे पिटीशन में है। और चर्चा हो रही है, अमित जी जो प्रदेश प्रवक्ता है वो ज्यादा चाह रहे हैं कि क्या था। मुझे लग रहा है कि किसी गेस्ट के की टीवी अनम्यूट नहीं है, प्लीज अनम्यूट कर दे आप टीवी। जी राजीव जी। जी देखिए ऐसा है ना कि ये मान लीजिए जो अमित जी आए हैं, ये एज ए प्रवक्ता आए हैं बीजेपी के, तो हमको लगता है कि उनको पूरा वेरीफाई कर लेना चाहिए कि जब हम किसी टॉपिक पे बोले जी, ये अच्छा नहीं लगता कि उनको ये बताया जाए कि क्या सिचुएशन है और क्या अभी तक अपडेट है। हम तो चूंकि पूरा करते रहते हैं, हमको पता है कि अपडेट क्या है जी। जिस टॉपिक के लेके सोहराई भवन जो ये लोग बीजेपी वाले भजन गा रहे हैं पिछले 5 साल से, उसमें बहुत ही ज्यादा डुप्लीकेसी है। एक बात बताइए, सीएनटी एसपीटी एक्ट का यही केस है कि भाई उस थाने का होना चाहिए, लेकिन इस टॉपिक को बहुत बार ऑनरेबल हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था। आरके राही के मामले में भी खारिज कर दिया था, मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट गया। दूसरा चीज यह है कि इनके सारे जो स्पीकर्स हैं पिछले 5 साल में यही बोलते रहे कि सोहराई भवन शिबू सोरेन फैमिली ने गलत बनाया, ये बनाया वो बनाया। आपको हम ऑन रिकॉर्ड हमारा रख लीजिए कि सारे इतने लोगों का मेरे पास सेल्डीड है जो भाजपा से रिलेटेड है, और कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है इनके जो आदिवासी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जिन्होंने फ्लैग्रेंटली वायलेट किया है पूरा थाने वाला मैटर को। और मेरे पास लिस्ट है आईएएस और आईपीएस अफसर्स के और डिप्टी कलेक्टर्स के, जो बहुत पहले प्रभात खबर में निकला था, वो 100-200 लोगों का है। और अभी डिप्टी कमिश्नर से वेरीफाई कर लिया, जो उस समय डिप्टी कमिश्नर मिस्टर के सोन साहब थे, उन्होंने इंक्वायरी करवाया था कि कितने लोगों का वायलेशन है ये थाना लेवल पे। तो हमको लगता है कि जब इन्होंने कमिटी बनाया पिछली सरकार ने, तो पिछली सरकार ने जानबूझ करके सोहराई भवन को टारगेट करके क्यों बनाया? क्वेश्चन ये है कि आप मानिएगा नहीं, वो जो नोटिफिकेशन आया था उसमें से यदि ये थाना लेवल को वायलेशन करके जिन्होंने बनाया उसके लिए ऑब्जेक्शंस मांगा गया, उसको मांगा किस चीज पे गया था? वेबसाइट पे। कितने आदिवासी हैं जिनका जमीन किसी ने लूटा है और वो वेबसाइट यूज करते हैं? सब कोई तो माननीय दुबे जी जैसा हाईटेक नहीं है। तो जो जेन्युइननेस है। सर मेरा बात सुन लीजिए।
सर, जो मेरा जेन्युइननेस है, ये सर, पूरे प्रकरण में ये लगता है कि माननीय दुबे जी ने कुछ सेलेक्टिव होकर के ये उठाया। हमारा देखिए ग्रीवांस एक चीज है, पिछले 5 साल में सारी भाई जितने घोटाले हुए, हम कहते हैं कि 10,000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है। ये सरकार को चाहिए कि इमीडिएट FIR करना चाहिए। आप बता दिए सेवरेज देने का मामले में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री इन्वॉल्व है। 11 करीब आधा दर्जन लेटर जो है MV राव जो अभी प्रेजेंट डीजी है, IG लिखा था कैबिनेट विजिलेंस डिपार्टमेंट को। उस समय राजबाला वर्मा उनके हस्बैंड होते थे होम सेक्रेटरी कम विजिलेंस कमिश्नर, उन्होंने जानबूझ करके नहीं दिया उसमें, और कारण यह है कि आज तक FIR नहीं हुआ उन लोगों के खिलाफ। सेकंड है आपका मोमेंटम झारखंड, इस पे ये सरकार को हाईकोर्ट से आदेश करा के हमने ACB में डाला है। ACB के लोग ऐसे हैं कि जिसपे कोई कार्रवाई अभी तक नहीं किया। तीसरा और मामला ले लीजिए, कपल घोटाला। कपल घोटाला में इनके बहुत यदि आपको इस तरह के वकील जो लगातार IAS अफसर हमारे नेता के बारे में बोल रहे हैं और उनको ये भी 5 साल का भूल के नेशनल करप्शन टीवी अभी 2 महीना पे कैसे आ गए? पर ये बात 2 महीना 3 महीने तक कोई करप्शन नहीं हुआ, तो कोविड-19 का मामला है। ऐसे लोगों से और रहा बात की ये जो सेंडिक का मामला है, राजीव जी, अमित जी जो है वो जानना चाह रहे थे कि आखिर PIL में ऐसा क्या कुछ है, और जब जानकारी आपने दी है तब अमित जी का जवाब है। अमित जी एक तरफा डिबेट नहीं होना आपत्ति है। जी जी अमित जी, एक तरफा डिबेट नहीं, आपने सवाल पूछा था, आपने पूछा था कि उस याचिका में क्या है। राजीव जी ने आपकी याचिका की जानकारी दी कि क्या कुछ याचिका में था। जी भाई साहब, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज उन्होंने याचिका के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए खारिज कर दिया कि प्रॉपर उसमें एविडेंस नहीं था, प्रॉपर लोग उसकी जानकारी नहीं दे पाए। ये जो याचिकर्ता थे उनकी गलती थी कि प्रॉपर लेके नहीं गए। आज पूरी तरह जानकारी किसके पास, आपके पास है तो एकदम आप क्यों एकदम आपने 5 साल में क्यों नहीं उसको हम तो वही बोल रहे हैं हाँ। कि फिर भारतीय जनता पार्टी का कोई ना कोई कार्यकर्ता PIL करेगा और दिखाएगा कि पूरी एविडेंस के साथ क्या प्रूव्ड है हमारे पास और क्या नहीं है। सुप्रियो जी, पहले 5 साल में स्थिर सरकार बनी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, लगातार पूर्व मुख्यमंत्री अलग अलग मंच से दस्तावेज हाथों में लेकर लहराते हुए आरोप लगाए। मुझे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपकी याद है, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि तमाम जो जांच एजेंसियां आपके पास है आप जांच कराएं और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अभी भी अमित जी का कहना है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो जाने के बाद भी उनका कहना है कि कोई बीजेपी के कार्यकर्ता फिर से PIL करेगा इस मसले को लेकर, क्योंकि मसला बहुत बड़ा है। 5 साल सरकार रही थी, उस दौरान खुलासा नहीं हो पाया। देखिए सारिफ भाई, अब हम आपको क्या बताएं, अब तो हंसी आता है इस बात पे कि इन लोगों ने 5 साल तक शेर भालू और क्या क्या पाले थे हमको नहीं मालूम, लेकिन कोई फायदा हुआ नहीं। अभी भी खुल कर जाइए, अभी तो शेर उड़ सब कुछ है इनके पास में। हमको मालूम नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी के पास में शेर उड़ भी रहता है, तो और भी बहुत सारे जंतु जानवर भी रहते होंगे, इसकी जानकारी मुझे आज मिली है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जहाँ जहाँ जाना है, जितना तैयारी करना है कर लीजिए, तैयारी से घबराइए नहीं, क्योंकि हम लोग इस राज्य को संघर्ष के द्वारा बनाए हैं, कोई खैरात में ये राज्य नहीं लिया है। और इससे ज्यादा शोषण हम लोग उस समय सह के आए हैं, इससे बड़ा बड़ा केस उस समय हम लोग पे दर्ज हुआ है। इसलिए इस सब चीजों से मत डराइएगा। जितनी बार आप हम पे हमला करोगे, हम उतनी बार ताकतवर होकर उभर कर आएंगे। इसलिए आप लोग आराम से रहिए, जो जांच करवाना है, जितना PIL करवाना है, वकील साहब लोग को, राजीव भैया के जो बिरादरी के लोगों को जितना पैसा देना है इसको करवाने के लिए करवाते रहिए। सुप्रियोदा, हम तो आपसे आग्रह करने बैठे हैं कि जो CNT SPT एक्ट के बारे में देवाशीष जी का रिपोर्ट है उसको तो सार्वजनिक कर दीजिए। हम तो करवाएंगे, हम करवाइएगा, बता दीजिएगा। हम तो पहले ही बोल रहे हैं, हम सब जांच करवाएंगे, सब जांच करवाइएगा। 5 साल आपने किए, 5 साल बीत जाएगा, उसके बाद जांच करवा दीजिएगा। रुकिए ना, अब सुनिए, कोविड चल रहा है, इसलिए हम लोग थोड़ा सा पीछे हैं, नहीं तो अभी बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन है बहुत जगह जाने आने में। अच्छा, तो आप लोग को जहाँ जहाँ जाना आना होगा
तो इसके लिए हम लोग अभी कोविड के लिए प्रिवेंट अभी कोविड से सरकार लड़ रही। राजेश जी भी हमारे साथ जुड़े। राजेश जी, कोरोना का संक्रमण बढ़ता चला जा रहा है और इस दरमियान इस तरह की राजनीति, इस तरह का आरोप कहीं ना कहीं झारखंड को नेशनल लेवल पर एक अलग छवि दे रही है। बीजेपी 5 साल सत्ता में रही, आरोप बेशुमार रहे, जांच नहीं हुई। अभी आप सत्ता में है, आपकी सरकार पर फिर से बीजेपी जांच कराने की बात कह रही, फिर से PIL की बात कह रही है। हालांकि 5 सालों में कुछ कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आई मुझे। नहीं, देखिए, कार्रवाई की तो बात छोड़ दीजिए। 5 सालों में जिस तरह से घोटाले हुए हैं और जिस तरह की बातें सामने आ रही है, अभी फिलहाल देखिए, विषय से भटकने की जरूरत नहीं है। माननीय सांसद महोदय की पत्नी ने 20 करोड़ रुपए का जमीन को 3 करोड़ में लिखवाया, राज्य के राजस्व की चोरी की। आरोप ये है। अब उस आरोप का जवाब देने के बजाय कभी कोर्ट से खारिज मामलों को लेकर के आदरणीय सांसद महोदय इस तरह की बात कर रहे हैं। प्रवक्ता आप देख ही रहे हैं, वो क्या बोलेंगे। पिछले 5 वर्षों तक सरकार में रहे, एक कार्रवाई नहीं की और उल्टे घोटाले पे घोटाले करते रहे। उन्हीं के मंत्री उनके खिलाफ, उनके मुख्यमंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगा करके उनको चुनाव हराने का काम किया। और फिर बाद में आप देखिए कि एक राज्यसभा सीट जीतने के लिए इनको किस तरह से आदरणीय सरजू राय जी के घुटनों में गिरना पड़ा। और आप बात बड़ी बड़ी करते हैं, शर्म आनी चाहिए इस तरह की बात करते हुए। अरे पहले अपने आरोप का सफाई तो दे दीजिए। इतनी बड़ी बात हुई है, पूरा राज्य चकित है कि 3-3 करोड़ रुपए लोग, जहां प्रधानमंत्री जी के अंदर में सांसद काम करते हैं, उनको ये पता नहीं है कि 2 लाख रुपया नगद से ऊपर ले जाना अपराध है। आप 3 करोड़ रुपया लेकर के घूम रहे हैं। आपको तो उसी टाइम में अरेस्टिंग हो जानी चाहिए थी, अगर रघुवर दास जी में जरा सी नैतिकता होती तो। आप लोग देखिए, इस तरह से विषय को भटकाइए मत। नहीं करता है। देखिए, आज ये स्थिति है कि आज आदरणीय दीपक प्रकाश जी को या बाबूलाल मरांडी जी को उनके बचाव में उतरना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि उनको बचाव में कोई उतरने के लिए तैयार नहीं है। अब इससे बड़ी बात क्या होगी कि इतने बड़े बड़े कद्दावर प्रवक्ता रहते हुए आदरणीय अमित जी, जो अभी उनकी नई नियुक्ति है, उनको भेज दिया है। अगर इतना चलिए राजेश जी, हम लौटेंगे आपके पास, हम वापस लौटेंगे आपके पास। सुप्रियो जी, राजेश जी, अमित जी, आप बने रहिए हमारे साथ। राकेश हमारे सहयोगी भी हमारे साथ बने हुए काफी देर से, उनसे भी चर्चा करेंगे, मगर यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद। तो अपनी इस खास पेशकश में हम बात कर रहे हैं दुबे जी की। दुबे जी को नहीं पहचाना? निशिकांत दुबे जी, गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे जी। दुबे जी कमाल करते हैं। दुबे जी समझे, अरे अपने गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे आजकल बाबा के भक्त निशिकांत जी श्राप दे रहे हैं, तांत्रिक टाइप एकदम। उन्होंने सरकार को डराया है कि बाबा के साथ जो किया है अब सरकार गिर जाएगी। अगर यकीन नहीं है तो इस रिपोर्ट में देखिए। यह है गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये पुरानी तस्वीर है, जब निशिकांत दुबे के एक समर्थक ने उनके पैर धोकर पानी पी लिया। अब दुबे जी तो ठहरे दुबे जी, इसे उन्होंने भक्ति करार दिया था। खैर, दुबे जी बाबा के भक्त हैं, हर हर महादेव का नारा लगाते हैं, बबम बम बम करते हैं। तो आजकल बाबा शाप देने लगे हैं। उन्होंने झारखंड सरकार को भी शाप दिया है। रथ यात्रा हो सकती है, चारधाम यात्रा हो सकती है, तो श्रावणी मेला के लिए भी वो मिल बैठकर फैसला करना था। यहाँ तो एक तुगलकी फरमान है। और मुझे बाबा पर इतना भरोसा है, मैं आपको इस दुमका में, क्योंकि दुमका का बाई इलेक्शन भी होना है, मैं आपको एक बड़ी बात कहने जा रहा हूँ कि ये मंदिर का जो भी फैसला होगा माननीय न्यायालय का होगा, लेकिन जिस तरह से बाबा के खिलाफ ये मुख्यमंत्री गया है, मैंने अच्छे अच्छे को मरते और गिरते हुए देखा है। ये सरकार भी जल्दी यदि चली जाए तो मुझे कोई। सुना आपने, उन्होंने बड़े बड़ों को गिरते मरते देखा है। सरकार गिर जाए तो आश्चर्य मत कीजिएगा। निशिकांत जी ने कह दिया तो कह दिया, पर निशिकांत जी देवघर में तो बाबा खुद विराजते हैं। वो सबको गले लगाते हैं, हमको भी, आपको भी और मुख्यमंत्री जी को भी।
बाबा के नाम पर सियासत नहीं करनी थी हुजूर। हो सकता था आपको ऐतराज था, पर सियासी ऐतराज में कौन गिर जाने और मर जाने की बात कहता है। फैसले के खिलाफ हम कोर्ट में हैं, लेकिन कल मुख्यमंत्री जी ने जो ये अपना स्टेटमेंट दिया है, ये मैं आपको कह सकता हूं कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। और कल हमारे वकील जो है हाई कोर्ट में इसका प्ली लेंगे कि जब मामला सब जुडिस था तो मुख्यमंत्री ने किस हैसियत से ये बातें कह दी। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के सलाहकार को संविधान की कोई जानकारी नहीं है। खैर, बयान आया तो प्रतिक्रिया भी आई। कृषि मंत्री बोले, हुजूर कोरोना काल में तो सियासत छोड़ देते। आपका केंद्र में सरकार है, उसका होम मिनिस्ट्री का गाइडलाइन है और आप उसी सरकार के एक प्रतिनिधि हैं, आपके वोटिंग से वो सरकार है और आप उसको भी पार्टी बनाते हैं। आप चाहते हैं कि श्रावणी मेला हो, यदि आपके ही जिम्मे लगा दें तो कैसे होगा। ये सब अभी सहयोग करना चाहिए, न कि अखबार के मुख्य पन्ने पे स्थान पाने के लिए इस तरह के हरकत लाकर लोगों का ध्यान बांटना चाहिए। देखिए, सियासत की यही रवायत है, न कोई अपना होता है न कोई पराया होता है। बाकी रही बात भोले भक्तों की, तो न किसी से दोस्ती न काहू से बैर। हर हर महादेव। दुमका से न्यूज़ 11 भारत के लिए राकेश की रिपोर्ट। तो इस रिपोर्ट में निशिकांत दुबे ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जिक्र किया, यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, उन्हें पता है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है। साथ ही साथ उन्होंने मुख्यमंत्री के लिए जिस तरह से शब्दों का इस्तेमाल किया, इन दिनों जरा हल्की सी बात करने लगे हैं। और इसी मसले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं। हमारे साथ प्रदेश बीजेपी के प्रवक्ता अमित कुमार जी हैं, हमारे साथ केंद्रीय महासचिव जेएमएम के सुप्रियो भट्टाचार्य हैं, हमारे साथ प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी जुड़े हुए हैं और हमारे साथ हमारे सहयोगी राकेश भी जुड़े हुए हैं। राकेश, जिस तरह से निशिकांत दुबे इधर कुछ हल्की बातें कर रहे हैं, हल्के पोस्ट कर रहे हैं, जिस तरह से मुख्यमंत्री के लिए उन्होंने कहा कि जिस तरह से बाबा के खिलाफ ये मुख्यमंत्री गया है, मुख्यमंत्री के लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और दूसरी तरफ आम जनता ने जिस तरह से अपनी पीड़ा बताई, उन्हें जिस तरह से उन्होंने जवाब दिया, फिर ऐसे मामले को लेकर जिस पर कंटेम्प्ट हो सकता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो सकता है, उसको लेकर उन्होंने ट्वीट कर दिया। जरा सा परेशान चल रहे हैं निशिकांत दुबे इन दिनों, लगता है। देखिए, हमेशा से सुर्खियों में बने रहने की आदत है जो गोड्डा से बीजेपी सांसद हैं निशिकांत दुबे, और यही वजह है कि आपने देखा होगा कि हाल के कुछ दिनों में बड़े हल्के बयान उनके आए हैं। चाहे वो श्रावणी मेला को लेकर जिस तरीके का उनका कमेंट्स आया कि हमने कई को गिरते देखा है, बड़े से बड़े लोगों को गिरते देखा है, मरते देखा है, ये सरकार भी चली जाए तो बहुत अचरज नहीं होगा। हालांकि उस मामले को लेकर वो हाईकोर्ट भी गए, हाईकोर्ट ने भी जिस तरीके का वर्डिक्ट दिया उससे वो उनको पता था कि इसी तरीके का हाईकोर्ट का जवाब आएगा, क्योंकि जो सर्कमस्टांसेज हैं पूरे देश के वो किसी से छिपा हुआ नहीं है और झारखंड भी उससे अछूता नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में श्रावणी मेला कराना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती थी और जिसने सरकार ने साफ तौर पे कह दिया था कि ये संभव इस बार नहीं हो पाएगा और खुद मुख्यमंत्री ने भोले बाबा से माफी भी मांगा था। तो ये बात उनके तरफ से कही गई। उसके बाद आपने देखा होगा कि जब निशिकांत दुबे कार से जा रहे थे तो उस दौरान एक व्यक्ति जो उन्हीं के संसदीय क्षेत्र का था, जब उन्होंने सड़क को लेकर सवाल पूछा कि इस सड़क कि इस जो हाल है उसको लेकर कौन जिम्मेवार है, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मुख्यमंत्री से जाके सवाल पूछिए, वहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं उनसे जाकर सवाल पूछिए, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। तो किस तरीके से वो छिटके उस व्यक्ति को ये सब ने देखा और बड़ा ट्रोल हुआ था वो पूरा वीडियो। शारिफ, आपने भी देखा होगा और हमने भी अपने चैनल के माध्यम से उस वीडियो को दिखाया था कि किस तरीके से निशिकांत दुबे अपने एक संसदीय क्षेत्र के जो उनके वोटर हैं उनको किस तरीके से वो झाड़ते नजर आए थे। तो ये उनका अपना एक सियासी मिजाज है और लगातार चूंकि वो जीतते रहे तो इस वजह से भी थोड़ी अकड़ हो जाती है सियासत में, तो कहीं ना कहीं वो अकड़ जुबान के माध्यम से भी आपको बार बार देखने को मिलेगा। जहाँ तक उनके ट्वीट का सवाल है शारिफ, तो पूर्ववर्ती सरकार की अगर आप बात कर रहे, जिस तरीके से रघुवर सरकार का जो 5 साल का कार्यकाल रहा, अगर आप उसको पूरे कार्यकाल को देखें तो कम से कम 50 से ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ इसी मसले को लेकर हुए और जेएमएम की तरफ से भी लगातार काउंटर आए। जेएमएम की तरफ से खुद जो पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं, उनके तरफ से भी कई प्रेस कॉन्फ्रेंस किए गए और ये कहा गया कि अगर सरकार के पास कोई एविडेंस है, अगर उनको लगता है कि इस मामले में जाँच होनी चाहिए, सरकार के पास अपनी एजेंसी होती है। सवाल हमारा
भी यही है राकेश कि जब 5 साल की सरकार रही और लगातार जेएमएम की तरफ से यह कहा गया कि आप आरोप लगा रहे हैं तो इसकी जांच करा ले, किसी भी एजेंसी से जांच करा ले, हम जांच के लिए तैयार हैं। जांच नहीं हुई, फिर ये आरोप क्यों, फिर ये ट्वीट का खेल क्यों? अमित जी, जिस तरह से आपने बताया कि, और हमने इस बात से इत्तेफाक भी रखा कि आपने कहा कि बहुत काम किया, हम भी मानते हैं निशिकांत दुबे ने बहुत काम किया अपने क्षेत्र के लिए, मगर जिस तरह से बैक टू बैक वो चीजें कर रहे हैं, जनता से जिस तरह से उन्होंने व्यवहार किया, एक राज्य के मुख्यमंत्री के लिए जिस तरह से उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया, बाबा को सियासत में लाया, बाबा सबके हैं, बाबा आपके हैं, बाबा हमारे, बाबा सबके हैं, बाबा किसी को श्राप नहीं दे सकते, इन तमाम चीजों को करके क्या वो सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं? निशिकांत दुबे जी के लिए सुर्खियों में बनना मुश्किल काम नहीं है, मुश्किल काम का बात नहीं है जी। वो लगातार अपने आप को इस तरह के कार्यों से लोगों को प्रभावित करते हैं कि लोग अपने आप उनको सुर्खियों में रखते हैं। और दूसरी बात है कि उनको किस तरह से बदनाम किया जाए। माननीय सुप्रियोदा यहाँ पर बैठे हुए हैं और सही बात है, सुप्रियोदा ठीक बोल रहे हैं कि पार्टी लगी हुई है, उनको किस तरह से बदनाम किया जाए। और दादा सही बात आपको बता रहे हैं कि यदि आप काम का आकलन कीजिएगा और ये 6 महीना या 7 महीना जो सरकार का गठन का हुआ है, आप यदि काम का बात कीजिएगा तो भारतीय जेएमएम की सरकार और कांग्रेस की सरकार मिलकर उतना काम नहीं 5 साल में कर पाएगी। आपको हम गारंटी के साथ लिख के दे सकते हैं जितना काम निशिकांत दुबे ने अपने संसदीय क्षेत्र में किया है। सुप्रियो जी, और चुनौती है अमित जी की तरफ से, चुनौती है। और चुनौती के अलावा एक आपसे सवाल ये है कि अभी जो पुरानी रिपोर्ट हमने दिखाई, आप तो इतना से डर जाते हैं जब आप मेरा सवाल लेकर आगे बढ़ रहे हैं। 1 मिनट भैया, बस 1 मिनट में बात समाप्त कर देंगे कि आपको तो इतना से डर है, इतना से डर है कि केवल बाबूलाल मरांडी और अमित शाह जी दिल्ली में मिले तो दर्द आपके यहाँ होने लगा, कांग्रेसियों को होने लगा और जेएमएम को होने लगा। सुप्रियो जी, तो अपने नेता से मिलने पर जब आपको इतना दर्द होता है तो जब निशिकांत दुबे आपके खिलाफ मोर्चा खोलेंगे तो क्या होगा, आप समझ लीजिए। सुप्रियो जी, सवाल यहां पर यह है, हम मुद्दे से नहीं हटेंगे। अभी पुरानी रिपोर्ट हमने दिखाई और जिस तरह से उन्होंने कहा कि बाबा का श्राप लगेगा तो सरकार गिर जाएगी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का भी जिक्र उन्होंने किया, तो इसका यह मतलब है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट उन्हें अच्छे से पता है कि क्या होता है और अपने ट्वीट के जरिए वो वही कर रहे हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। सुप्रियो जी, वो कहते हैं ना, पॉइंट टू बी नोटेड। देखिए शाहिद भाई, हम तो मतलब बचपन में हम लोग अभी तो बहुत कम होता है क्योंकि बहुत तरह के वन्य जीवों पे कानून वगैरह आगे बोल के सर्कस अब बहुत कम हो गया, लेकिन पहले सर्कस हम लोग बहुत देखने जाते थे। तो सर्कस में बहुत सारे करतब दिखाए जाते थे। उसमें एक कैरेक्टर आता था, उस समय बच्चा से लेके सब कोई बड़ा जोर से हल्ला करके ताली बजाता था। आप भी शायद देखे होंगे। तो वो कैरेक्टर बड़ा इंटरेस्टिंग होता था। आप जोकर की बात कर रहे हैं। हरकत बड़ा इंटरेस्टिंग होता था जी। हम एक कैरेक्टर की बात जी जी। तो कुछ लोग ऐसा कुछ जरूर उसमें उनका जो उस कैरेक्टर में रहता है और उनसे परफॉर्म करवाया जाता है कि लोग बड़ा जोर हंसते हैं उस पर। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का 15 साल का काम या 50 साल में भी जो काम एक राज्य सरकार जब करती है, मेरे छोटे भाई अमित जी, राज्य सरकार के साथ उसका तुलना मत किया कीजिएगा। राज्य सरकार आप भी चलाए, राज्य सरकार सभी लोगों ने चलाई है, तो आपको थोड़ा फर्क कीजिए एक सांसद में और एक पूरे राज्य सरकार में, नंबर 1। और नंबर 2, निशिकांत जी का जो इस प्रकार का जो हरकत है ना जी, ये केवल हम लोगों के प्रति हो रहा है ऐसा नहीं है, ये अपने लोगों के साथ भी हम लोगों ने देखा है, पिछले सरकार के साथ भी इसी तरह की उनकी व्यवहार रहे थे। और इसीलिए मैं तो कल या आज या परसों आप लोगों से बातचीत करते हुए कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आज के दिन में वहाँ के जो मूलवासी आदिवासी लोग हैं वो अब भारतीय जनता पार्टी के ऐसे कैरेक्टरों से मुक्ति चाहते हैं और वो हमसे सीधा संपर्क साध रहे हैं। हम लोगों ने कहा है कि आप लोग अभी मत कीजिए, 10th शेड्यूल का मामला होता है, आप जिस प्रकार से जीत कर आए हैं, जिस कमिटमेंट के साथ जीत के आए हैं, उसके प्रति ईमानदारी से काम कीजिए।
नहीं तो आज के दिन में हमको लगता है नेता प्रतिपक्ष तो नहीं है, कहीं प्रतिपक्ष ही ना बचे, क्योंकि ये लोग अब मुक्ति चाह रहे हैं ऐसे ऐसे लोगों से। क्योंकि इसी को बताने के लिए ही बाबूलाल जी गए थे अमित शाह जी के पास कि अब हमको संभालना मुश्किल हो रहा है, जब से हम इस पार्टी में आ गए हैं लोग अब हमको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, इसीलिए हमको लोग क्वारंटाइन करना चाह रहे हैं। तो ये तो स्थिति हो गई है। तो आप ऐसा क्यों बात कर रहे हैं अमित बाबू? अभी आप देखिएगा ना, आगामी 5 साल तक देखिएगा, यहाँ आप लोग का जो एक तो बड़ा अच्छा जुमला होता है ना, वो ऑपरेशन लोटस फोटस, यहाँ थेतर का फूल और उड़हुल का फूल होता है, सबका पूजा उसी में से होता है। बाबा के ऊपर में धतूरा भी चढ़ता है, तो धतूरा के इसमें आप लोग पिछले साल तो ऐसे ही बिताए हैं। अब थेथर का फूल आप देखे होंगे, बहुत सारे लोग, हम तो थेथर का डंटा देखे हैं दादा जी है, आप देखे हैं ना? नहीं आप तो डंटा तो देखे ही हैं। आप फूल देखे होंगे, डंटा भी हम देखे, थेथर का डंटा देखेंगे। और अच्छा डंटा भी तो, अरे फूल जब देखे डंटा नहीं देखेंगे, कैसी बड़ी बातें कर रहे हो? नहीं तो हमको नहीं दिखा है वो थेथर का फूल, इसलिए आपको हम दिखा बात होगा, बता रहे हैं ना। थेथर का डंटा दिखता है। अच्छा दिखता है तुमको, तुम भी उसी लाइन पे ही आप जा रहे हो, हमको मालूम है आप उसी लाइन पे ही जा रहे हैं। दादा आप बोलना नहीं चाह रहे थे, आप अपने आप बोल दिए। दादा उसी लाइन पे जा रहे हो। नहीं उसी लाइन पे नहीं है, आप जा रहे हैं बता रहे हैं, अपने कबूल कर राजेश जी, आप बाबूलाल जी को 14 दिन का क्वारंटाइन करके उनके हाथ पर मोहर लगा के आप कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे हैं। राजेश जी वो दिन भी राजेश आएगा जी, जब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है राजेश जी, आपके सवाल है आपके मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि केंद्र की तरफ से जो गाइडलाइन जारी किए गए कोरोना को लेकर राज्य सरकार जब उसका पालन कर रही है तो बीजेपी को उस पर आपत्ति क्यों? बाबूलाल जी को स्वस्थ रखना, कोरोना से खत्म होगा और भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता आपके खिलाफ सड़क पर होगा और आपको जब तक नहीं हटाएगा चैन की सांस नहीं लेगा। किस तक में कोरोना घुस गया, इसलिए बाबूलाल जी को बचाकर हम लोगों ने होम क्वारंटाइन करके रखा है। कोरोना तो आपके यहाँ मुख्यमंत्री आवास तक घुसा, पूरा ठप्पा लगवा के रखा है। आपके यहाँ तो कोरोना मुख्यमंत्री के आवास तक घुसा, उसकी चिंता नहीं है, उसकी चिंता नहीं है। बाबूलाल जी एयरपोर्ट से यहाँ पहुँचते हैं तो उनके हाथ में मोहर लगाया जाता है। अमित जी ये तो केंद्र का गाइडलाइन है, ये तो केंद्र का गाइडलाइन है, केंद्र आपकी सरकार में केंद्र का गाइडलाइन है। आप जो कह रहे हैं आपको समझ में आ रहा है कि आप क्या कह रहे हैं? अमित जी आप जो कह रहे हैं आपको समझ में आ रहा है कि आप क्या कह रहे हैं? ये केंद्र का गाइडलाइन है, केंद्र के गाइडलाइन को राज्य सरकार ने फॉलो किया। आप कह दीजिए कि गलत है, आप कह दीजिए गलत है, केंद्र के गाइडलाइन को फॉलो नहीं करना है, आप कह दीजिए। यहाँ के एक मंत्री ने किया, राजेश जी जो बसों द्वारा राजेश जी मेरी समझ से परे है, मेरी समझ से ये बातें परे हो रही है कि केंद्र के गाइडलाइन को राज्य सरकार जब फॉलो कर रही है तो आरोप क्यों? तब ऐसा माना जाए कि राज्य सरकार ना फॉलो करे उन गाइडलाइंस को। पहले प्रवक्ता महोदय से कहिए कि भैया भाभी के दायरे से बाहर निकले, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की तरह बात करें। वो तो इस तरह से बात कर रहे हैं मानो निशिकांत दुबे जी ने सब कुछ किया है और राज्य सरकार उनके पिछले 5 वर्षों तक झुनझुना बजाती रही। क्या बात कर रहे हैं? अरे कम से कम बात तो कीजिए, तो तरीके से कीजिए। भारतीय जनता पार्टी की बात को रखिए, केंद्र सरकार की बात को रखिए। अगर आप नहीं रख सकते हैं तो आपको भेजा किस लिए गया है? आप भारतीय जनता पार्टी के सदस्य होकर केंद्र सरकार की बातों को सामने नहीं रख पा रहे हैं। आप बताइए, आज जिस तरह से निशिकांत दुबे जी बोल रहे हैं कि मरते गिरते देखा है, तो ऐसे तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भस्म हो गए रहते। उन्होंने पिछले 3 महीने से सभी मंदिरों को बंद कराने का काम किया है, बंद करा करके रखा है। क्या वाराणसी के बाबा, क्या सालेम के बाबा, क्या बैद्यनाथ के बाबा, सबको बंद कर दिया उन्होंने ताले में। और तो भस्म हो जाना चाहिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को। गलत भाषा किस तरह की बात करते हैं निशिकांत दुबे जी? और ये जो इस तरह की बात करते हैं लोग, अगर आप देखिए कोई भी बात कीजिए तो ये सोच समझ के कीजिए कि आपको न्यूज 11 के कम से कम करोड़ों जो है देखने वाले लोग हैं, उनको देख करके बात कीजिए। निशिकांत दुबे जी को देख के बात मत कीजिए।
हम नहीं कर निशिकांत रहे हैं। दुबे जी को देख के आप- बात कीजिएगा तो जनता के बीच राजेश कहीं भैया नहीं रह सुनिए, पाइएगा। आपने जनता क्या देख कहा? रही है आपकी आपने बहस कहा को, क्या कि थोड़ा उस बीजेपी डिबेट किस का प्रवक्ता सम्मान को- कीजिए। आपने सुन इतने लीजिए ना, भारी मेरा बात चैनल सुन पे लीजिए। बैठे हैं, बीजेपी किस इतने प्रवक्ता भारी को- पैनल तो के ये साथ वो बैठे प्रवक्ता हैं, है अगर इतनी हल्की जो बातें आने वाला करेंगे समय में तो निशिकांत आपको दुबे जी बोलने वाला का हाल मौका तक नहीं भारतीय देगा। जनता पार्टी का भी हो जाएगा। आपको अरे बोलने ये का सब मौका ठीक भी है, नहीं देगा। मैं जानता हूं कि उन्होंने पहली बार सही में गलती अमित से कुमार नया पत्नी हो से सकता पल्ला है, झाड़ लिया, लेकिन तो अपने निश्चित पार्टी रूप से के लिए उनकी लड़ने मुश्किलें मरने बढ़ी वाला होंगी। कार्यकर्ता है, और अपने पार्टी के लिए अगर हम लोग चिन्हित करने परिवार वाला वाले एक लोग व्यक्ति हैं, को दिखाने सुप्रियो वाला जी, कार्यकर्ता है। सुप्रियो जी, अमित जी तो आप जानते हैं और कितनी राजेश जी, मुसीबत होती होगी इस उनको। पूरी चर्चा का लबोलुबाब यही निकलता हुआ दिख रहा है कि जिस तरह से जो केंद्र के गाइडलाइंस जारी किए गए हैं कोरोना महामारी को लेकर, राज्य सरकार लगातार उसको फॉलो कर रही है। मुख्यमंत्री हर दूसरे बयान में ये कहते नजर आते हैं कि हम केंद्र के गाइडलाइंस के, केंद्र के निर्देशों का इंतजार कर रहे हैं और उसका पालन किया जाएगा, चाहे वो लॉकडाउन। आपको नहीं पता अमित जी लॉकडाउन तक की लॉकडाउन भी जो लगाया गया है राज्य में केंद्र के आदेश के बाद, अमित जी आपको मैं अपडेट कर दूं, आपके पास जानकारी का अभाव है, अगर और लॉकडाउन भी लगाया गया है तो केंद्र के आदेश के बाद लगाया गया है। देखिए अमित जी बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। अगर आप बसों से मजदूरों को भेजने की बात कर रहे हैं तो फिर हम संजय सेठ की बात सामने लाएंगे, हम पीएन सिंह की बात लाएंगे जो सड़क मार्ग से वापस पहुंचे थे रांची, वापस पहुंचे थे धनबाद और उन्होंने नियम कायदे कानून का पालन नहीं किया था। तो बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। डीसी तक से मिले थे संजय सेठ डीसी तक से मिले थे, उन्होंने प्रधानमंत्री आहार ही बांटा था। खैर ये सब बात अभी चर्चा का विषय नहीं है। चर्चा का यह विषय है कि राज्य जिस तरह से फॉलो कर रही है, शायद बीजेपी को आपत्ति, क्योंकि बाबूलाल मरांडी के हाथों में होम क्वारंटीन का मोहर लगाया गया, उसको लेकर आपत्ति है। सांसद निशिकांत दुबे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मुख्यमंत्री के लिए बात कहते हैं। इसका यह मतलब है कि उन्हें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में जानकारी है, बावजूद इसके वो पोस्ट लिखकर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ही करते हैं, क्योंकि कोर्ट का सख्त निर्देश है कि ऐसे मामले अगर दोबारा उठाए जाएंगे, ये मामले दोबारा उठाए जाएंगे तो इसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा। बहरहाल देखना है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को आगे लेकर क्या कुछ होता है, क्या इसमें सोलो मोटो लिया जाता है या फिर इसमें कोई शिकायत करता है कोर्ट में जाके, इसका इंतजार हमें रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सुप्रियो जी, आप हमारे साथ जुड़े। राजेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अमित जी आपका भी बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। राकेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े थे, आपका भी शुक्रिया। राजीव कुमार अधिवक्ता हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी बेहद शुक्रिया। तो हमारे इस विशेष में इतना ही मेरे साथ, और आज हम चर्चा कर रहे थे निशिकांत दुबे पर, और इंतजार रहेगा कि क्या इस मसले पर, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मसले पर स्लो मोटो लिया जाता है या फिर कोई शिकायत दर्ज करता है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत।